हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज से फिर इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे फिर आए कि इसको निरंतर बनाए रखा जाए। आज हम फिर आपके बीच आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के आए हुए हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच 18वीं शताब्दी तक हम लोगों ने देखा। 19वीं शताब्दी बाद में आई तो उसमें हमने देखा कि धार्मिक जो आंदोलन थे क्यों चलाए गए, उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से धार्मिक आंदोलन के प्रणेता कौन कौन से रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास को देखा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी उसके पहले और उसके बाद में प्रतिष्ठित और मुख्य विश्वविद्यालय की स्थापनाएं जो हुई, उन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो समाचार पत्र हैं, इनका स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे का क्या इतिहास रहा है और कब से स्टार्ट हुआ है भारत में समाचार पत्रों का विकास। ठीक आज उसी के सेशन पे बात करने वाले हैं समाचार पत्रों के विषय में। प्रेस, आप सुने होंगे प्रेस का नाम। ये प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 की क्लाज फर्स्ट सब क्लाज फर्स्ट में दी गई है, यानी खंड 1A के उपखंड में दी गई है। फिर इसके बाद समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार में आती है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, कुछ करने का अधिकार है। लेकिन उन अधिकारों में इतना ही अधिकार है कि जहां दूसरे की स्वतंत्रता भंग न होती, उस पे मानहानि का भी दावा हो सकता है अगर आप किसी को गलत ठहराते हैं। भारत में समाचार पत्रों का जो इतिहास रहा है बहुत ही लंबा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन के युग में कहीं ना कहीं से समाचार पत्रों के विकास से संबंधित क्वेश्चन रख लिए जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग समाचार पत्रों के उसी विषय में बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। समाचार जो पत्र है, कहा जाता है कि देश के चौथा स्तंभ है मीडिया, यानी हमारे देश में चौथा स्तंभ माना जाता है। संविधान में इसको चौथे स्तंभ का दर्जा भी मिला हुआ है, मीडिया, प्रेस। ठीक, अगर किसी भी देश में प्रेस ना हो, यानी जनता की आवाज उठाने वाला, देश में क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या चल रहा है, इन चीजों को उठाने वाला और तमाम लोगों तक इन बातों को पहुंचाने वाला अगर ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे देश की, कैसे लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने एक उक्ति कहा था, आज की मीडिया जैसे कार्य कर रही है उसके हिसाब से। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश की मीडिया, प्रेस अगर सरकार की प्रशंसा करने लगे तो समझ जाइएगा कि जनता के हित में काम हो रहा है। और अगर हमारे देश की मीडिया जनता के हित में प्रशंसा, जनता की बातें, कोई जनता की बातों को अगर कहना चाहती है तो वो कहीं न कहीं तानाशाह के खिलाफ रवैये अपनाती है, यानी जब सरकार के खिलाफ बोलती है तो इसका मतलब जनता के हित में काम हो रहा है, और उसकी प्रशंसा कर रही है तो जनता के अहित में काम। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश के विकास व्यवस्था में, क्योंकि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन वर्तमान की जो प्रेस की व्यवस्था है बिक चुकी है, आप भी देख रहे हैं। कहा जाता है कि लश्कर भी तुम्हारा है। तो हम बात वही कर रहे थे कि
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। ठीक, यानी आज के वर्तमान के दौर में जो मीडिया का दौर, प्रेस का दौर चल रहा है, जो देश में तमाम तरीके की अराजकताएं व्याप्त हैं, उन चीज़ों को न दिखा करके गुमराह किया जा रहा है। तो ये प्रेस है, प्रेस की आज़ादियां हैं, ठीक, लेकिन इतनी भी आज़ादियां नहीं हैं कि वो किसी के विरुद्ध कुछ भी लिख दे और मानहानि का दावा उस पर न हो सके। इसके लिए भी प्रतिबंध की बात पहले भी थी और आज भी है। कई बार बीच में आप देखे होंगे कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर बाद में उसी प्रेस प्रतिबंध को कुछ संशोधित किया गया, फिर बाद में और संशोधित किया गया। आज भी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 124A में प्रेस पर जो है कोई भी व्यक्ति प्रेस में गलत नहीं छाप सकता, चाहे वो प्रेस का मालिक ही क्यों ना हो, संपादक ही क्यों ना हो। वो किसी के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकता जो मानहानि करती हो, दूसरे के अधिकारों को हनन करती हो। भारत में भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास रहा है बहुत ही लंबा रहा है, क्योंकि पहले के समय में आज के दौर की तरह सोशल मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल और तमाम तरीके के जो ऐप हैं, इनके माध्यम से सूचना नहीं पहुंच सकती थी। तो इसके लिए जो माध्यम बनता था उस साप्ताहिक पत्रिका का, मंथली पत्रिका का, ठीक, ऐसे पत्रिकाएं निकलती थीं जो महीने में, हफ्ते में निकला करती थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे विकास होते हुए न्यूज़पेपर तक आए। तो पहले न्यूज़पेपर का जो इतिहास है, कैसे है, कहाँ से विकास हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, फिर इसका विकास कैसे हुआ है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है मुद्रणालय, मुद्रणालय, ठीक, मुद्रणालय होता है प्रिंटिंग प्रेस का अर्थ, जहां पर संपादन होता है। आइए चलते हैं। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास है वो पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत और पुर्तगाल के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज किया। उसके कुछ समय के पश्चात भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही जो गोवा में, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया और गोवा में पादरी जो हुआ करते थे, जो पुर्तगाली थे, इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय लगाया गया। आइए देखते हैं भारत में समाचार पत्रों का विकास। भारत में यहाँ ऊपर लिखा गया है सीधे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, ये पुर्तगालियों की देन है। किसकी? पुर्तगालियों की देन है। आप बताएंगे भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस के श्रेय दिया जाता है या लगाने का, पहली बार स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी भारत के अंदर प्रथम जो मुद्रणालय स्थापित किया गया, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया, वो पुर्तगालियों के ही द्वारा, पुर्तगाली के पादरियों के द्वारा। पादरी जो पुर्तगाल यूरोप से आए थे, 1556 ईस्वी में कहा, गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक, 1557 ईस्वी में ये जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था, इसने 1557 ईस्वी में क्या किया, एक किताब प्रकाशित की। इसने एक किताब प्रकाशित की, लेकिन वो किताब लंबे समय तक नहीं चल सकी, कुछ उसमें गलतियां थी। ठीक, तो उसको बंद कर दिया गया। आगे की तरफ चलेंगे। फिर जो दूसरे यूरोपीय यात्रियों में थे ब्रिटिश, इन ब्रिटिश के इनका क्या योगदान रहा है, तो देखेंगे कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस इन बॉम्बे, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत में बंबई में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। कब? जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इनके द्वारा लगभग 1584 में की गई थी। ठीक, कब? 1584 में इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन
आगे की तरफ देखेंगे कि भारत में न्यूज़पेपर के प्रकाशन का प्रथम प्रयास। अब तक किताब छपती थी और न्यूज़पेपर के प्रकाशन का जो यानी प्रथम पहली बार जो समाचार पत्र अखबार निकला, वो प्रथम प्रयास किसने किया था? 1776 में किसने किया था? विलियम वोल्ट ने किया था। किसने? विलियम वोल्ट ने 1776 में प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं रहे, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यकर्ता थे, जो अधिकारी थे, वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, क्योंकि उनकी बुराइयां की गई, इसलिए ज्यादा समय तक नहीं रहा। बाद में इसको सस्पेंड करके या इसको हटा करके विलियम वोल्ट को ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल होगा। ठीक, आगे की तरफ भारत का प्रथम समाचार पत्र, यानी भारत में भारत का सबसे पहले भारत के अंदर भारत का प्रथम समाचार पत्र। ठीक, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में द बंगाल गजट। कौन सा? द बंगाल गजट। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। इसके जो संपादक हैं, प्रकाशित हुआ जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तभी से 1780 से आगे चल करके 29 जनवरी 1980 को एक घोषणा कर दी गई, क्योंकि भारत का प्रथम समाचार पत्र 29 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था। बाद में 1980 से स्टार्ट हो गया कि 29 जनवरी को न्यूज़पेपर्स डे मनाने लगा। क्या? अखबार दिवस मनाया जाने लगा। समझ में आई बात? आगे की तरफ चलेंगे। 23 मार्च 1782 को इसे भी बंद कर दिया गया। किसको? जो द बंगाल गजट स्टार्ट हुआ था, भारत का समाचार पत्र। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था, उसी के कहने से 1782 में इसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में ही जितने हैं सब बंगाल में स्थापित हो रहे हैं। ठीक, जहां स्थान भिन्न होगा हमने वहां पर बताने को आपको कोशिश करेंगे। ठीक, ये बंगाल में ही स्थापित हुआ था। द बंगाल गजट बंगाल से ही जो है प्रकाशित हुआ था। तो इसे भी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी उसी के द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि उसके अधिकारियों के खिलाफ इसमें बोला गया था। आगे की तरफ चलेंगे। दिसंबर 1780 के समय में भारत का द्वितीय समाचार पत्र। क्या? भारत का द्वितीय समाचार पत्र किसका? कब? दिसंबर 1780 में। कौन आया? इंडिया गजट। दूसरा समाचार पत्र, पहला द बंगाल गजट और दूसरा इंडिया गजट आया। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि ये धार्मिक विषयों पर अपना विचार प्रकट करता था। धार्मिक विषयों को लेकर के इन्होंने मुद्दा उठाया और उस पर तमाम तरीके के अपना व्यू रखा, इसलिए ये जनता के द्वारा इसको ज्यादा समय तक नहीं चलने दिया गया। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे किसी भारतीय द्वारा, यानी कोई भारतीय व्यक्ति, अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि ये ब्रिटिशर्स यूरोपीय लोगों का नाम है, लेकिन किसी भारतीय द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित न्यूज़पेपर जो था पहला, कौन था? बंगाल गजट था। क्या? बंगाल गजट। किसके द्वारा? बाई गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। यानी भारत में किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर बंगाल गजट था। ये द बंगाल गजट अलग है, ये बंगाल गजट अलग है। ठीक, इस बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? तो बाई गंगाधर भट्टाचार्य ने। किसने बंगाल गजट को प्रकाशित किया? बाई गंगाधर भट्टाचार्य ने। समय बदला, आगे का समय आया। 1784 में कलकत्ता गजट प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार साप्ताहिक, इस साप्ताहिक समाचार पत्र थे। 1784 में कलकत्ता गजट आया, 1785 में बंगाल जनरल आया। इस साप्ताहिक समाचार पत्र होते थे जो एक एक सप्ताह के अंतराल पर निकला करते थे। इसके बाद 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता एक्ज्यूमेंट, जिसे कलकत्ता एक्ज्यूमेंट भी बोलते हैं, ये समाचार पत्र विकसित हुआ। कहाँ? बंगाल में ही। 1785 में मद्रास कुरियर विकसित हुआ। इसके बाद 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल समाचार पत्र विकसित हुआ। लेकिन समय बदलते गया और समय बदलने के साथ साथ फिर लॉर्ड वेलेस्ली जब 1799 के करीब में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया,
तो उसने एक पद्धति शुरुआत की समाचार पत्रों का जो प्रक्षेपण था, प्रक्षेपण जिसे सेंसरशिप बोलते हैं, समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1799 ला दिया। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्या लाया लॉर्ड वेलेस्ली ने? समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम 1799 लाया। इन्होंने समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाया। क्या प्रतिबंध लगाया? इसका कहना था कि लॉर्ड वेलेस्ली का कहना था कि कोई भी समाचार पत्र अपने मालिक, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर समाचार पत्रों में छापे, ठीक, और जहां भी वो प्रकाशित कर रहा है उसको स्थान का नाम छापे। इसके साथ साथ उसको कहीं ना कहीं इसको प्रकाशित करने से पहले एक निशुल्क प्रति सरकार के पास भेजे कि वो कहीं तो सरकार के विषय में गलत नहीं न लिख रहा है। तो ऐसा एक सेंसरशिप अधिनियम 1799 बनाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लेकिन समय बदला, बाद में लगभग 1818 के करीब में लॉर्ड हेस्टिंग्स था एक, उसके उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इसमें रियायत दे दी गई, इसको छूट दे दिया गया कि जो सेंसरशिप है उसके मालिक, संपादक आदि का नाम नहीं छपा रहेगा, स्थानों का नाम नहीं छपा रहेगा, तब भी चलेगा। सरकार के पास अगर कोई पत्रिका पहले नहीं पहुंचाता है, निःशुल्क क्या लिखा है, क्या छाप रहा है, तब भी इस चीज को चलाया जा सकता है। लेकिन बाद में 1823 का अनुज्ञप्ति नियम आया। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। अधिनियम आया 1823 का, और इसके तहत भारत में समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई। तो हम बात कर रहे थे कि 1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम आया या नियम आया। इसके तहत क्या हुआ, आइए चल करके देखते हैं कि 1823 का जो अनुज्ञप्ति नियम आया, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। लाइसेंस अधिकार, ठीक, किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है तभी वो ऐसा कार्य कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस लगा सकता है। अब लाइसेंस सभी लोग, इंग्लिश हिंदी सभी लोग एक ही चीज यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अनुज्ञप्ति। आईन अधिकार मिलता है लाइसेंस से। 1823 का अनुज्ञप्ति नियम या अधिनियम आया, ठीक। इसमें ये जो कब आया था, 1823 ईस्वी के समय में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था जॉन एडम्स, इसके द्वारा लाया गया था। क्या हुआ, इसके तहत मुद्रक तथा प्रकाशक को, किसको? मुद्रक, जो मेन मालिक है और जो छापने वाले हैं, मुद्रक तथा प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस यानी जो मुद्रणालय है उसको स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। बिना लाइसेंस के वो नहीं छाप सकता था, इसमें ये जरूरी कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस लिए हुए प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करता था तो उसको जुर्माना के साथ साथ सजा की भी व्यवस्था थी। इसके बाद इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन भी आवश्यक होती थी। मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन से भी अगर ऐसा होता था तो उसको सजा भुगतनी होती थी, उसको जुर्माना भरना होता था और उसके हमेशा के लिए मान्यता रद्द कर दी जाती थी, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाना वर्जित कर दिया गया था, ठीक। ये था अनुज्ञप्ति नियम, अंग्रेजों के द्वारा इसमें प्रिंटिंग प्रेस पर लाया गया, ठीक। किसके द्वारा? जॉन एडम्स, जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, उसके तहत लाया गया था। फिर 1835 का प्रेस अधिनियम आया जिसे मेटकॉफ अधिनियम भी बोलते हैं। 1835 और 36 के दौरान लॉर्ड मेटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल हुआ, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को घोषित किया गया, जो प्रथम। फिर इसके बाद 1835 और 36 के बीच लॉर्ड मेटकॉफ भारत का जब गवर्नर जनरल बना तो उसने 1823 का जो अनुज्ञप्ति नियम था, अधिनियम था उपरोक्त जो हम लोगों ने देखा, उसको इसने रद्द कर दिया और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने कहा कि जो भारत के अंदर समाचार पत्र, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहते हैं, समाचार पत्र को छापना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि जो समाचार पत्रों में अपना नाम, स्थान का नाम प्रकाशित करे, यानी जो मुद्रक है, प्रकाशक है, इनका नाम, स्थान जरूरी नहीं।
बिना नाम स्थान के छाप सकते हैं, लेकिन हाँ, जो समाचार पत्र वो छाप रहे हैं उसमें उनका नाम होना आवश्यक है। और सरकार के यहाँ जो पहले से एक प्रति निःशुल्क दी जाने वाली थी उसको भी इन्होंने हटा दिया। इसी प्रयास के कारण इसे भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है, जो 1835 से 36 के बीच इन्होंने 1823 के बीच जो जॉन एडम्स के द्वारा अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम नियम लाया गया था 1823 में समाचार प्रिंटिंग प्रेसों के लिए, उसको इन्होंने रद्द कर दिया और इन्होंने उसके प्रति समाचार पत्रों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाया। आगे की तरफ चलते हैं। 1857 का 1835 में जो लॉर्ड मेटकाफ के द्वारा बनाया गया प्रिंटिंग प्रेस कानून था, प्रेस अधिनियम, ये 1856 तक लगातार चलता रहा। उसी के बीच बहुत से भारत में समाचार पत्र प्रकाशित हुए। आगे की तरफ चलेंगे। 1857 का अनुज्ञप्ति नियम आया। इसके तहत कहा गया कि बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस नहीं स्थापित किए जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना और हमेशा के लिए निर्वासन कर दिया जाएगा, यानी उसको कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, इसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ये लगभग 1 सालों तक 1857 की क्रांति में जो अराजकता फैली थी सरकार के खिलाफ और तमाम तरीके की जो ऐसी बातें कही जाती थी जो राजद्रोह फैलाने का काम करती थी, उसी के लिए इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन ये 1857 जो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम लाया गया था, नियम लाया गया था, इसके बिना कहा गया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस ऐसा स्थापित नहीं होगा जो बिना लाइसेंस का होगा। अगर वो बिना लाइसेंस का होगा तो फिर उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से अगर वैसे कोई प्रति छापता है और छापने से पूर्व वो सरकार को एक निःशुल्क प्रति क्या छापने वाला है अगर उसको नहीं पहुंचाया होगा तो ऐसे में उसको क्या किया जाएगा, उसका जुर्माना होगा और उसको हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, कभी भी उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक, फिर समय बदला। 1 साल के बाद इसको 1857 के अनुज्ञप्ति नियम को खत्म कर दिया गया 58 में। फिर पंजीकरण अधिनियम 1867 आया। क्या? पंजीकरण अधिनियम 1867। इसके तहत कहा गया कि जो प्रेस एवं समाचार पत्र हैं इसको नियमित किया गया। क्या किया गया? नियमित किया गया, नियमित, प्रतिबंधित नहीं किया गया। इसके तहत समाचार पत्रों को भी और प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित हो रहे थे उसको नियमित कर दिया गया कि इनका विकास होना चाहिए। किसके तहत? पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत। भारतीय दंड संहिता में धारा 124A जोड़ दिया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से। धारा भारतीय दंड संहिता IPC 124 में राजद्रोह फैलाने के लिए सजा एवं जुर्माना तमाम तरीके की सजाएं हैं। फिर बाद में कहा गया कि अगर भारतीय जो प्रेस स्थापित हो रहे हैं भारत के अंदर, जो समाचार पत्र निकल रहे हैं, अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखी जा रही है जो देश में राजद्रोह फैला दे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा दे, ठीक, ऐसी आवाज का मतलब जिससे मानहानि होता, ऐसे समय में उसको IPC धारा 124A के तहत सजा दी जाएगी। आज भी ये जारी है, इसी पे होता। ठीक, सजाएं। आगे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 आया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। क्या? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 आया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। क्या हुआ कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति, उसके पहले और चीजें जो भारत के ऊपर कहर बरसाया जा रहा था, तमाम जो आंदोलन हुए होना स्टार्ट हो गए 1857 के क्रांति के बाद से, तो उसने जो भारत में चीजें के रवैयों के खिलाफ जो देसी भाषाएं थी अन्य जगहों पर, जो लोग जागरूक थे, उन चीजों को जो लिखना काम किया, देसी समाचार पत्रों का जो विकास हुआ, ये डायरेक्ट सरकार के खिलाफ लिखा करते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसके तहत जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे, इनकी लाइसेंस न दिए जाने को, इनको रद्द करने को
और इनको हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया गया, ठीक, ताकि सरकार के खिलाफ राजद्रोह न फैला सके, कोई ऐसी चीज न लिखे जिससे सरकार के खिलाफ कोई भावना भड़के, मानहानि हो। ऐसी चीजों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दी। लेकिन समय बदलने के बाद फिर ये जो देसी समाचार पत्र निकलते थे, इनके समाचारों को दबाया जाने लगा, गलत ठहराया जाने लगा, इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बहुत से अखबार जो छपते थे भारत के अंदर, उनकी मान्यता को खत्म कर दिया गया, ठीक, उनकी पत्रिकाओं को खराब करने लगा। तो देसी समाचार जो पत्र थे, इन्होंने कुछ अपनी भूमिका बचाने के लिए, जैसे अमृत बाजार पत्रिका थी, इसने रातों रात देसी से अंग्रेजी में विलय हो गई, अंग्रेजी में बदल लिया अपने को सरकार के डर के रवैये से। फिर देसी समाचार जो पत्र हुआ करते थे, वो अंग्रेजी समाचार पत्रों के न्यूज़पेपरों को खरीदने लगे, यानी उनके समाचारों को अंग्रेजी में जो छपते थे, उनके समाचारों को खरीद करके देसी समाचार पत्र अपने में छापने लगे, ताकि ये सरकार के खिलाफ न हो और ये आगे की तरफ विकास कर सके, ठीक, ऐसा होने लगा। और जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की कल्पना या उस समय की सरकार की कल्पना कैसे की जा सकती है, कि जो सरकार के डर के रवैये से अपना रास्ता बदल दे, जो सरकार के हित में अंग्रेजी अखबार लिखते थे, अंग्रेजी सरकार के अखबार लिखते थे, उनके समाचारों को ये लोग जो देसी समाचार के लोग थे, सरकार के डर के रवैये से ये छापने लगे खरीद के, कि हमारी जो प्रेस है ये चले और इसका लाइसेंस रद्द ना हो, ऐसा रवैया। फिर समय बदला और इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कब? 1882 ईस्वी में, जो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 था, इस प्रेस एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें पहले की तरह फिर जो ये 1835 का मेटकाफ अधिनियम आया था, ठीक, इसको जारी रखा गया। पंजीकरण अधिनियम 1867 आया था, इसको जारी रखा गया कि जो समाचार पत्र छापने वाले लोग हैं, वो अपने समाचार पत्र जो छाप रहे हैं उन पे अपना स्थान का नाम, जो मुद्रक एवं प्रकाशक है उसका नाम प्रकाशित करें, ठीक, और लाइसेंस बना कर रखें और छापते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ फिर इसी के तर्ज पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया। ये भी तमाम तरीके से समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित से ही संबंधित था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 आया। इस प्रकार से तमाम तरीके के समाचार पत्र अधिनियम आते गए। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी आई। 1921 में क्या आई? प्रेस इंक्वायरी कमेटी आई। इसने जो है समाचार पत्रों पर बहुत ही कठोर रवैया अपनाया। तेज बहादुर जो सप्रू समिति थी, उसके तहत अगर हम बात करें तो आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि जो प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 है, ये क्यों आई थी। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 इसलिए आई थी कि जो भारत के अंदर भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर कानून, नियम आदि अधिनियम लाए जाते थे और इससे भारतीय समाचार पत्रों के साथ साथ जो देसी समाचार पत्र निकल रहे थे, इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उन प्रतिबंधों की, इन कठोर कानूनों की जांच के लिए, समीक्षा के लिए विधि के एक सदस्य थे। उस समय विधि के सदस्य, कानून के सदस्य हुआ एक विधि सदस्य हुआ करते थे, तेज बहादुर सप्रू। इन्हीं की अध्यक्षता में 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई, उसको बनाई गई। इसने प्रेस से संबंधित जो कठोर कानून लाए जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी समीक्षा करने का काम किया। क्या हुआ? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति हुई थी। किसकी? प्रेस इंक्वायरी कमेटी की। इसके तहत समाचार पत्र अधिनियम जो 1908 तथा 1910, इसको समाप्त कर दिया गया। 1908 और 1910, 1908 के जो समाचार पत्र अधिनियम था, इसमें कहा गया कि अगर कोई भी हिंसा होती है या ऐसे जो हत्या है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम तरीके के जो चीजें हो रही हैं, अगर सरकार के खिलाफ
उसके तहत मुद्दे को लेकर के आवाज उठाया जाता है। तो जो समाचार पत्र इसको उठाएगा उसके लाइसेंस के साथ साथ उसका सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। फिर 1910 के समाचार पत्र अधिनियम में ये कहा गया था कि कोई भी अगर पंजीकरण कराता है प्रिंटिंग प्रेस तो उसको पहले कुछ न्यूनतम 500 अधिकतम 2000 अब बढ़ा दी गई थी बाद में, उसको जमानत राशि देनी होती थी। यानी अगर वो सरकार के खिलाफ कभी कुछ बोला तो उसकी जमानत राशि के साथ साथ उसका लाइसेंस सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। इस कानून के तहत 1800 प्रेस इंक्वायरी कमेटी जो 1921 में गठित हुई, ये 1910 और 1908 में जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था, ठीक, जहां पर जब्त प्रणाली स्थापित थी। यानी कोई भी चीज होती है सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ उस प्रेस के तहत जो पंजीकरण के समय जमानत राशि उसने दिया है उसको भी जब्त करने की बात कही गई। लेकिन प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में तेज बहादुर सप्रू समिति के अंतर्गत जो विधि के सदस्य थे, जब समीक्षा की गई तो इन कठोर कानूनों को समाप्त कर दिया गया। आगे की तरफ चलेंगे। फिर आगे का समय बीता, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 हुआ क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, नमक तोड़ो कानून। इसके तहत बहुत से देशी से लेकर के अंग्रेजी भी कई समाचार पत्रों ने इस चीज के विषय में समीक्षा लिखना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन समाचार पत्रों को जो सरकार के खिलाफ हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा जाने लगा, उसको दबाने के लिए जो प्रांत हुआ करते थे, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनको भी सविनय अवज्ञा के प्रचार को दबाने के लिए, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता था उसके प्रचार प्रसार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दे दी गई। किस कानून में? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931। इसी के तहत 1932 में, कब? 1932 में इस अधिनियम का विस्तार किया गया। और क्या किया गया? इस अधिनियम के विस्तार के साथ साथ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक, आपराधिक संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति हत्या खिलाफ अगर इसके तहत अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होता है, ठीक, या इसके खिलाफ कहीं हत्या हो गई, देश के अंदर कोई मामला हो गया, ठीक, उस मामले को लेकर के अगर सरकार के प्रति कोई रवैया, झूठा आरोप फैलता है तो इसके माध्यम से उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको अपराधी घोषित करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। धाराएं 4 के तहत बहुत से आकृति और तमाम तरीके के जो ऐसे चीजें हैं अगर उसको छापी जाती हैं जो देश के अंतर्गत अराजकता होती है, तो ऐसे समय में अगर छापेगा उस प्रिंटिंग प्रेस को भी, और जो प्रकाशक के साथ साथ मुद्रक के साथ साथ जो प्रकाशक होगा उसको भी जुर्माना के साथ साथ हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द और उसको जेल हो सकती थी। कहा गया इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल कर दी गई जो सरकार की संप्रभुता यानी उसके आंतरिक और बाह्य जो स्वतंत्रता है उसको हानि न पहुंचा सके। ठीक, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का संबंध उसकी चीजें हैं, सामाजिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, ठीक, ये उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, ठीक, संप्रभुता, ठीक, आंतरिक दृष्टि से भी और अपने देश के अंदर भी और बाहर उसकी स्वतंत्रताएं। अगर उसको कहीं कोई हानि पहुंचाता है, ठीक, इस माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अगर हानि उसको पहुंचेगी तो उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ऐसा कहा गया। फिर नोट, भारतीय नोट में इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हमने इसको नोट में लिखा है। इसको भी आप भी नोट में बहुत बेहतरीन तरीके से दर्ज करेंगे। कहा गया कि भारतीय भाषा में, किसमें? भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक जो शुरुआत है ये मार्क्समैन के ने किया था। किसमें? बंगाली मासिक पत्रिका, ठीक, बंगाली भाषा की मासिक पत्रिका में क्या स्थापित किया? दिग्दर्शन। क्या? दिग्दर्शन। कब हुई? 1818 में शुरुआत हुई इसकी। भारत के अंतर्गत भारतीय भाषा में, भारत के अंतर्गत भारतीय भाषा में यानी बंगाली भाषा में ही समाचार पत्र निकालने की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो मार्क्समैन के तहत मानी जाती है। 1818 में ही समाचार दर्पण
जो एक साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट हुई, और ये दिग्दर्शन और समाचार दर्पण जो थे ये वैज्ञानिक, सामाजिक और तमाम जो आर्थिक स्थितियां थी इन चीज़ों पर, इन विषयों पर, वैज्ञानिक विषयों पर भी इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और आगे की तरफ काम किया। भारत का प्रथम हिंदी समाचार जो पत्र स्थापित था, क्या भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। ठीक, 1826 में कानपुर में ये प्रकाशित हुआ, और पत्रिका आप जानते हैं सरस्वती नामक पत्रिका है जो वाराणसी से संपादित हुई थी। जुगल किशोर इसको प्रकाशित किए थे, किसको? उदंत मार्तंड को, कानपुर में 1826। एक नाम आता है प्रिंटिंग प्रेस के दौरान पूरे भारतीय समाचार पत्रों के विकास में, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक, इन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनका भी बहुत बेहतरीन योगदान रहा है भारत के समाचार पत्रों के विकास में, क्योंकि 1823 का जो अनुज्ञप्ति अधिनियम आया था उसके तहत इनकी भी जो पत्रिकाएं थी जिसमें कहा गया कि लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, और जो मुद्रक है उसके साथ साथ उसके प्रकाशक का भी नाम और स्थान पता होना अनिवार्य है, उस पर छपा होना अनिवार्य है। जब ये जरूरी कर दिया गया तो इसी राजा राम मोहन राय का ही एक अखबार था, मिरातुल अखबार। ठीक, मिरात उल अखबार, उसको इनकी संस्था उसके नाम से पत्रिका निकलती थी, वो बंद हो गई। ठीक, यह भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रथम योद्धा थे। कौन? राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत का नवजागरण का दूत, अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक, और राजा राम मोहन राय के विषय में तो हम लोग पिछले समय में पढ़े ही हैं कि भारत में जब धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ तो इनका क्या योगदान रहा है। ठीक, इन्हें नवजागरण का पिता भी कहा जाता है। आगे की तरफ हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। भारत के कौन कौन से देश के अंदर स्वतंत्रता से पहले समाचार पत्र निकले, कहाँ से निकले, उसकी स्थापना कौन हुई, कौन संपादक हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको लेकर के बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।